हाँ जी आनंद कुमार। अच्छा अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा, अहमदाबाद में किधर रहते हैं? हाँ जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अहमदाबाद में कहाँ रहते हैं आप? अहमदाबाद में सर मोटेरा आश्रम के पास में ही रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो बताइए आप क्या जानकारी देना चाह रहे थे, और मैं इस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालना चाहूंगा। यस सर, यस सर। तो हाँ आप सर, इससे एक मिनट कंफर्टेबल है ना? रुकेंगे सर, मैं क्या सर एयरफोन ले लेता हूँ सर, 2 मिनट रुकिए ना, मैं वापस आपको कॉल करता हूँ। हाँ, ले लीजिए। फ्रेंड से जाके लेके आना पड़ेगा। अच्छा तब अच्छा, तक के। जाके ले आइए। ओके सर। हाँ सर, मैं आनंद कुमार बोल रहा हाँ, मुझे पता है। हूँ। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, वो भी मुझे पता है। ये बात सर बहुत मौज में लग रहे हैं आज। अरे मैं तो मौज में हूँ। क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मौज में हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर मैं ये बात बोल रहा था कि सर भारत के ही अंदर जो हिंदू साधु संत होते हैं, उनके बारे में इतना मतलब मीडिया क्यों गलत बताती है, इसके लिए थोड़ा बात हाँ, करनी थी। देखो, इस संबंध में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है उस पर मुझे काफी कॉन्फिडेंस है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो साधु संत हैं, ये हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, और जी नशे सर। के विरोध में, और जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं उसके विरोध में, और जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो पाश्चात्य शिक्षा है, जो पाश्चात्य गाने वगैरह है, फिल्में वगैरह है, जो संस्कृति यहाँ पर आ गई है, उसके विरोध में बात करते हैं, और इस संस्कृति को मतलब बचाने के बारे में ना सिर्फ उसका प्रचार करते हैं, लेकिन बल्कि कोशिश भी करते हैं। कोशिश भी तो करते कुछ हैं, जी कुछ सर। लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही बड़े स्तर पर ये काम कर जाते हैं, जैसे कि जी जी आसाराम। जी ठीक है, तो जी उसके ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर, विश्व के स्तर पर एक षड्यंत्र रचा जाता है, बड़ी अच्छा जिसमें जी। मेडिकल माफिया भी होता है, उसमें अल्कोहल माफिया भी होता है, ड्रग्स माफिया भी एल्कोहल होता माफिया। है, मिशनरीज भी होते हैं, और जो धनिक हैं, जो एलिट हैं, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, इल्यूमिनाटी वगैरह वगैरह, ये सब मिलके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बाहर की शक्तियां हैं, ये बाहर की शक्तियां जितना बाहर ताकत में काम करती हैं, अंदर भी उतना ही काम करती हैं। नहीं काम अंदर करते। भी उनके एजेंट हैं, उनके ही डॉक्टर्स हैं, उनके ही टीचर्स हैं, उनके जी नेता हैं, उनके अफसर हैं, तो ये मिलकर बढ़िया से काम करते हैं। तो ये जो आसाराम टाइप के जो लोग होते हैं, इनके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा इनको सेटिंग करके काम करना चाहिए था। ये लोग पूरी तरीके से विरोध कर देते हैं, जैसे कि राजीव दीक्षित जी ने भी पूरी तरीके से विरोध में खड़े हो गए थे। तो चूंकि ये जी लोग काफी बलशाली हैं, और जी इनके पास ना सिर्फ सरकार है, कानून है, इनके पास जी। तंत्र है, बल्कि इनके पास मीडिया भी है। तो मीडिया भी है। तंत्र और कानून की मदद से ये क्या करते हैं, ये आरोप को सही साबित करते हैं, और जी सर। मीडिया की मदद से ये लोगों के अंदर उस व्यक्ति के विरोध में एक एक राय बना देते हैं, एक उसका नजरिया बना देते हैं, एक पर्सपेक्टिव नजरिया बना बनाए। देते हैं। तो वो जो आदमी होता है वो दोनों तरफ से फंस जाता है। जी ठीक है, तो ये मेरी समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी इसकी जो टाइमलाइन है, और जी सर। एग्जैक्टली कहानी क्या है, घटनाक्रम क्या है, इसके पीछे का षड्यंत्र कैसे रचा गया है, इसके बारे में मुझे मुझे ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि गंध आ जाती है मुझे दूर से कि ये एक षड्यंत्र था और है। तो बस उतना मेरे लिए काफी है। बाकी दलील देने वाला मैं कोई वकील नहीं हूं कि मैं 4 दलील दूंगा तो वकील बेसिकली कहीं से 5 दलील लेकर आ जाएगा और मुझे गलत साबित कर देगा। ठीक है, जी जब तक मैं बेसिकली आसाराम के सिर के ऊपर बैठ के हर जगह कैमरा लगाकर नहीं दिखाऊंगा ना, हर जगह कि देखो ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, तब तक जी मतलब सत्य साबित नहीं हो पाएगा। वो तो आप बोल देंगे कि ये रिपोर्ट में ये लिखा है, तो बोल देंगे ये ऐसा हुआ था, वो बोल देगा ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये चलता रहेगा। बट एनी वे, जी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसके एडिशन में आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। योर जी टाइम तो स्टार्ट देखिए, नाउ। बापू जी के लिए बहुत पहले से ही ऐसा षड्यंत्र वगैरह चल रहे थे। जैसे कि आपने देखा होगा 2008 के अंदर जो अहमदाबाद का गुरुकुल है, उस गुरुकुल के अंदर 2 बच्चे थे, तो फिर बच्चों के प्रति साजिश किया गया और बच्चों को किसी भी तरह से बाहर निकाल के उनको नदी में फेंक के मार दिया गया। और उसके 2008 में 2008 में थी। आश्रम से 2 बच्चों को बाहर निकाल के नदी में फेंक कर गुरुकुल मार दिया गया। गुरुकुल के अंदर सर मैं खुद गुरुकुल का छात्र हूँ। मैंने अच्छा 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th साइंस तक वहाँ पे स्टडी किया हुआ है, संसीर अच्छा आश्रम गुरुकुल अहमदाबाद के अंदर। और जब ये घटना हुई थी तब मैं गुरुकुल के अंदर ही था उस टाइम। अच्छा, तो वो क्यों किया गया था ऐसा? एक्चुअली में सर क्या हुआ था कि हम लोग खाना खाने के लिए आश्रम में जाते थे, तो फिर वहाँ से 2 बच्चों को किसी ने बहला फुसाकर वहाँ से गेट से बाहर निकाल के
और फिर उसको नदी में लेके गए थे। वो तो हमको पता नहीं था बाद में, फिर जब बच्चों को ढूंढने के बारे में पता चला तो फिर बच्चे मिल नहीं पा रहे थे। तो बहुत जगह ढूंढने का प्रयास प्रयास किया, फिर कुछ दिनों बाद उनकी नदी के अंदर लाश मिली। नदी के अंदर वो डूब के मर गए थे और लाश पानी के ऊपर तैर रही थी, इस तरह से मिली। तो क्या कारण था उसका? वो तो सर षड्यंत्र था सर, मतलब फंसा के बच्चों को फुसलाकर मारने के पीछे लगे थे। मतलब बापूजी को अरेस्ट करने के लिए ये सब साजिश थी। अच्छा, मतलब वहाँ बापू पे के आश्रम ऊपर के अंदर तांत्रिक आसाराम के होता ऊपर है। क्या आरोप लगा दिया जाए कि बेसिकली ये कुछ बच्चों के साथ कुछ कर रहा है, हाँ, कुछ करते हैं, फिर इसकी तांत्रिक वजह से करते लोग हैं, तांत्रिक क्रियाविधि करते हैं, इस तरह का। अच्छा अच्छा, हाँ तांत्रिक और क्रिया सर, वगैरह कर। और सर दूसरी बात ये है कि सर मान लीजिए कि आपका नदी के पास में आश्रम है, तो आप यदि दो बच्चों को मारने का भी प्रयास करेंगे तो फिर आप क्यों दो बच्चों को उठाकर अपने आश्रम के पास में ही नदी के अंदर मार देंगे? आप कहीं दूर ले जाकर मारेंगे ना सर, सीधी सी बात है। ठीक है ठीक है, तो ये तर्क जी तो चलता ही रहता है कि जी। वो ऐसा तो सर होता इसके, तो उसने ऐसा किया होता। हाँ हाँ, पर और ठीक है, इसके पीछे आप सर, और पूरी। इसके पीछे सर अहमदाबाद की सीबीआई भी आई थी। तो सीबीआई ने भी पूरा आश्रम के अंदर जांच पड़ताल किया, फिर बोले कि यहाँ पे कोई तांत्रिक विधि वगैरह नहीं होती है, सब बढ़िया है, नॉर्मल पूजा वगैरह का ही विधान है। तो इस चीज़ को मीडिया ने दिखाया नहीं। फिर ये हाई कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में केस चला, फिर हाई कोर्ट ने बापूजी को निर्दोष बरी कर दिया इस केस के मामले के अंदर। हाई कोर्ट ने, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर नहीं, दिया? राजस्थान नहीं सर, गुजरात हाई कोर्ट ने बापूजी को गुजरात निर्दोष हाई बरी कोर्ट ने, किया। अच्छा अच्छा, तब की बात है हाँ सर, 2000, अच्छा ये वो वाला गुजरात हाई केस है कोर्ट ये, था। तांत्रिक वाला जी केस है, सॉरी। हाँ, जी। ठीक है तो इस चीज़ को ठीक है मीडिया ने फिर कभी इस चीज़ को फैलाया नहीं और लोगों तक फैलाया नहीं। और ठीक है पूरा विरोध करना था तो पूरा बल के मतलब जोर शोर लगा कर विरोध किया। जी। ठीक है, फिर आगे बताइए, आगे की आगे सर कहानी क्या फिर है? 2009 के अंदर रैली वगैरह निकाले थे आश्रम की तरफ से। फिर कई सारे मंदिर वगैरह यहाँ पे टूटे हुए थे और लोगों को थोड़ा प्रचार कर रहे थे, गलत प्रचार, और आश्रम के बारे में मीडिया गलत गलत दिखा रही थी। इसके लिए आश्रम वालों ने रैली वगैरह निकाला था और कलेक्टर ऑफिस के बाहर गांधीनगर में वहाँ पे बहुत दिनों तक पहरादेरी भी किया था और वहाँ पे भूख अनशन पे लोग बैठे हुए थे। और फिर वहाँ पे रैलियाँ भी निकाली थी और वहाँ पे पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ में था पूरा हर चीज़। फिर रैली के अंदर ही पता नहीं फिर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए अंदर और घुस के पुलिस के गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी वगैरह करने लगे। फिर पुलिस ने फिर अपने आश्रम के लोगों को ही, सब साधुओं को ही मारना पीटना चालू किया और गाड़ी के अंदर भर के जेल के अंदर सबको भर दिया। ये और कौन से मीडिया में साल ऐसा की बात फैलाना, है? ये सर 2009 की बात है। ये अच्छा, ये बच्चे 2009 वगैरह हुए में। तो उस समय का कांड है, 2008 और 9 की बात है। और उस टाइम सर ऐसा हुआ था कि मीडिया जो थी ना, मीडिया ये बता रही थी कि जो साधक लोग हैं ये घर से ही पत्थर वगैरह बांध के ले गए थे और वहाँ पे रैली के अंदर पुलिस के अंदर पथराव कर रहे थे, तो झूठ से दिखा रही थी। और करीब 250-300 लोगों को अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल के अंदर भर दिया था। ठीक है इसके ठीक ऊपर है, भी फिर केस, इसके ऊपर भी केस चला था, केस बहुत दिनों तक चल रहा था। फिर अभी 2019 या 18 के अंदर इसका रिपोर्ट आया और हाई कोर्ट ने सबको निर्दोष बरी कर दिया, सबको छोड़ दिया। तो इस चीज़ को फिर से मीडिया ने दोबारा नहीं बताया। ठीक है, फिर और आगे सर, बताइए। फिर से 2009 के अंदर जब ये मतलब पुलिस का कॉम्बिंग वगैरह हुआ था तो पुलिस ने आश्रम के अंदर भी धावा बोला था। हम लोग उस टाइम गुरुकुल में पढ़ाई करता था, मैं 9th स्टैंडर्ड में उस टाइम पढ़ रहा था मैं। तो पूरे आश्रम के अंदर पुलिस आ गई थी और सबको डंडे मार मार के, पीट पीट के, पूरा सब दरवाजे तोड़ तोड़ के, सबको निकाल के भर भर के गाड़ी के अंदर और सबको जेल लेके चली गई थी पुलिस उठा के। और उस टाइम पे इनका षड्यंत्र था कि आश्रम के अंदर जलाने के लिए पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर्स भी आए हुए थे। तो वहाँ पे सब पास में ही खड़े थे सब टैंकर, क्योंकि हम लोग गुरुकुल के छत पे थे तो हम लोग वहाँ से देख रहे थे। और आश्रम की इन्फॉर्मेशन भी आया था कि टैंकर्स वगैरह आए थे, बुलाए गए थे आश्रम को जला के खत्म करने के लिए। तो उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था? जबकि मुख्यमंत्री मोदी जी थे उस टाइम। तो तो मोदी की और ये आसाराम की सेटिंग नहीं थी क्या, या फिर नहीं है क्या? नहीं सर, देखिए इसमें कैसा होता है ना कि सर आसाराम जी बापू के पास करीब 5 से 7 लोगों का स्ट्रेंथ रहता है। तो हाँ ये सब मतलब अपने अपने वोटिंग के लिए सब आते जाते रहते हैं, बापू से मिलते हाँ। रहते हैं, सब हम्म। वोटिंग के लिए रहता है। फिर भी बापू जी ये है कि अपने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे जो विदेशी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो उसकी अपेक्षा तो ये कम से कम देश का काम तो करेगी करेगी। तो उस चलिए टाइम, ठीक है। हाँ जी, उस टाइम बापू जी ने फिर फोन भी लगाया था, यहाँ इनको बोला था, अमित शाह जी को फोन लगा के कि ये सब क्या चल रहा है, आश्रम को जलाने का साजिश वाजिश चल रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये सब रैली वैली निकालना बंद कर दो, ये सब धरने वरने बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करके बोला। ये सब करोगे तो फिर ये सब सही नहीं रहेगा। ठीक है, फिर और उस टाइम सर मैं गुरुकुल के अंदर ही स्टडी करता था जब बापू जी 2013 के अंदर जब अरेस्ट हुए थे।
तो 2013 में मैं गुरुकुल में पढ़ाई करता था, तो मीडिया वहाँ, हम लोग करीब 250 लड़के थे गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वहाँ मीडिया आती थी और गुरुकुल का जो गेट बंद रहता था उसको दिखाती थी, बोले देखो यहाँ से सारे बच्चे भाग गए हैं, कोई बच्चा है नहीं पढ़ने के लिए, देखो पूरा गेट में ताला होके आश्रम बंद है, कोई है नहीं। जबकि 250 बच्चे गुरुकुल में हम लोग थे, और आश्रम के अंदर अभी भी 400 जितने लोग हैं, और पड़ोस में महिला आश्रम में तो वहाँ भी 350 महिलाएं हैं जो सेवारत है, जो अपना कार्य कर रही है, ऐसा है। और मीडिया कभी इन लोगों से कभी बयान लेने नहीं आती है भाई कि आश्रम में क्या चलता है, क्या सेवा कार्य चलता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आती। और किसी बाहर के आदमी को खड़ा कर देगी पैसे लेके, और वो बोल देगा कि भाई ऐसे में ये सब होता है, ऐसा चलता है, बापूजी पहले दारू बेचते थे, षड्यंत्र, मतलब इस तरह से न्यूज और मैसेज फैलाते हैं। इस साधक से यहाँ के बारे में नहीं पूछते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं। ठीक है, समझ गया, आगे बढ़िए। और फिर आश्रम के अंदर तो पूरे भारत में देखा जाए तो 400 से अधिक आश्रम है, और 40 जितने गुरुकुल हैं, जिसके अंदर साइंस, कॉमर्स, 11-12 तक पूरा गुरुकुल वगैरह चलाए जाते हैं। और 17,000 जितने बाल संस्था केंद्र चलते हैं, जिसमें छोटे बच्चों को अपने भारतीय ज्ञान शिक्षा पद्धति के आधारित शिक्षाएं दी जाती है, जैसे कि चाय कॉफी नहीं पीना, शाकाहारी बने रहना, फिर डांस क्लब वगैरह में नहीं जाना, दारू नहीं पीना, शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ये सारे अभियान चलाए जाते हैं। और बच्चों को सुबह उठते ही सूर्योदय के पहले उठ जाना, फिर उठ के अपने तुरंत नहा लेना, सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना, फिर नहाने के बाद फिर संध्या वंदन वगैरह करना, जो भी भारतीय संस्कृति के अनुसार ओमकार का गुंजन हो गया, जप ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, योगा, सब बच्चे हमारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। अच्छा, ये मैं सब समझ गया कि भारतीय संस्कृति के आधार पर ये सब सिखाया जाता है, लेकिन जो मुख्य जो सेंट्रल पाठ्यक्रम होता है 9, 10th लेवल, 12th, वो क्या एनसीईआरटी का होता है या फिर वो कुछ अलग ही होता है, या लोकल स्टेट बोर्ड का होता है? वो सर डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पे पहले सीबीएसई बोर्ड था, तो फिर 8 तक सीबीएसई बोर्ड था, फिर उसको हटा के फिर अभी स्टेट बोर्ड है। फिर छिंदवाड़ा गुरुकुल है, छिंदवाड़ा, जिसके अंदर ये सब मतलब घटना बताया जाता है, तो छिंदवाड़ा के अंदर सीबीएसई बोर्ड है। आगरा गुरुकुल है, तो आगरा के अंदर भी सीबीएसई बोर्ड है। इस तरह से मतलब पूरे भारत भर में फैला हुआ है, कहीं सीबीएसई बोर्ड है, कहीं स्टेट बोर्ड है, हर तरह के अलग अलग बोर्ड हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बताइए। आगे सर ये है कि करीब बापूजी के 5 करोड़ जितने साधक हैं, उसमें से अपन 2 करोड़ भी अज्यूम करें तो 2 करोड़ लोग यदि चाय नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं, डांस क्लब वगैरह में नहीं जाते हैं, फिल्म नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, पान मसाला नहीं खाते हैं, सिगरेट बीड़ी नहीं पीते हैं, तो ये जो कंपनियां, ये सब जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं, इनका ये समझ लें कि एक साल में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता होगा। और ये सारा सेवा कार्य जोर शोर से चल रहा था। बापूजी 1970 से ये अभियान चालू किए थे, 2010-12 के अंदर पूरे जोर शोर से चल रहा था। और दीपावली वगैरह के त्योहार होते हैं, तो बापूजी जैसे राजस्थान के इलाके हो गए जहाँ आदिवासी क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे जाके भंडारे करना, लोगों को कपड़े हो गए, मिठाइयाँ वगैरह सब बांटते थे। और जो लोग धर्मांतरित हो चुके थे, जो अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियन बन गए थे, तो उनको वापस अपने धर्म में वापस भी करवाते थे, एक आदमी करता। तो ये सब सेवा कार्य के अंदर कई बार बापूजी ने बहुत सारी परेशानियां भी झेली हुई है, जैसे कि कई बार गवर्नमेंट वगैरह गुंडे भी लगा देती थी बापूजी के पीछे, तो गुंडे वगैरह गाड़ी करना, कई बार जंगलों में फंस जाना, अटक जाना, फिर कई दिनों तक वहां रहना, फिर वहां से बच के आते थे। मतलब तो आसाराम के पास तो मेरे ख्याल से सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी रही होगी। नहीं सर, नहीं सिक्योरिटी। सर सुनिए, यदि आप आसाराम जी आपका जीवन देखेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे एकदम सुन के, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, एकदम खुले रहते हैं पूरा, बिल्कुल एकदम। तो आसाराम तो गाड़ी वगैरह में भी घूमते थे, एक मेरे ख्याल से। देखिए सर, गाड़ी वगैरह में घूमने के मतलब ये है कि जगह जगह कार्यक्रम वगैरह होते हैं लोगों के। नहीं, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं मुझे आपत्ति नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि गाड़ी में घूमते थे, हेलीकॉप्टर में घूमते थे, और आसपास कुछ गनर वगैरह भी रखते थे। नहीं पंडाल वगैरह लगे होंगे तो उसमें भी कुछ गनर खड़े रहते होंगे। नहीं सर, वो सारी, मुझे लगता है। नहीं सर, वो सारी फेक बातें हैं, सारी फेक बातें। नहीं, इसमें मुझे कुछ गलत लगता नहीं है। उस स्तर का जो व्यक्ति है उसको उतनी सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नहीं सर, नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। और आने जाने के लिए, हवाई यात्रा के लिए इतनी तो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैं इन सब के विरोध में नहीं हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो बस ऐसा लगा कि ऐसा रहता होगा उनका जीवन। नहीं सर, बिल्कुल सर नहीं। और सर एक बात आप जान के मतलब आश्चर्य करेंगे कि आश्रम में जितने 400 लोग भाई रहते हैं, महिलाएं वगैरह रहती हैं, और जो भी बापूजी के सेवा में रहते हैं, वो कोई सैलरी वगैरह पे काम नहीं करता, कोई सैलरी नहीं लेता, सबने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, और सब आध्यात्मिक ज्ञान। वो मैं समझ गया कि ऐसा कोई पागल नहीं है कि अपना जीवन समर्पित कर देगा। और कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, किसी सिक्योरिटी को पैसा वगैरह नहीं मिलता है, कोई सिक्योरिटी रखी ही नहीं है। हाँ, जो लोग साधक वगैरह होते हैं, जो बापूजी से दीक्षा लिए हुए हैं, तो यदि पुलिस डिपार्टमेंट में है तो कहीं आते जाते रहते हैं, कहीं कार्यक्रम वगैरह हुआ तो फिर वहाँ पे लोग थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। बाकी सर ऐसा कुछ स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बताइए।
आगे सर, जैसे मैं होली की बात करता हूँ तो होली के अंदर जैसे पूरे भारत के अंदर होली मनाई जाती है, और होली के अंदर लोग रंगों का उपयोग करते हैं, हर एक तरह तरह के रंग होते हैं सब, हाँ हाँ हाँ, चाइना वगैरह से रंग इम्पोर्ट होता है सब भारत प्राकृतिक भारत के। रंगों का प्रयोग होता है। हाँ, तो बापूजी यहाँ पे होलसेल में होली खिलाते हैं सबको, जैसे सूरत का हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, जगह जगह महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में हो गया, वहाँ पे उल्लासनगर वगैरह में वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। तो होली का कार्यक्रम में एक जगह बापूजी 5-5 6 दिन होली का कार्यक्रम देते हैं, ताकि लोग वहाँ से आने का उनका खर्चा वगैरह बच जाए और लोगों को ज़्यादा परेशानी भी ना हो, इसके हाँ लिए हाँ। सूरत में खिलाते हैं। तो इसके लिए फिर बापूजी को मतलब ये फ्लाइट हो गया और हेलीकॉप्टर से यात्रा वगैरह करनी पड़ती है। तो होली के अंदर जैसे पलाश के फूल हो गए, हल्दी हो गए, तो इसका पूरा रंग बनाया जाता है, पूरा भर के टैंकर में रंग बनाया जाता है। फिर वो रंग बनाने के बाद सभी लोगों पर रंग छाटा जाता है और वो प्राकृतिक होली खेलते हैं, और कोई भी केमिकल रंगों का उपयोग नहीं करता है। तो इन लोगों को हजारों लाखों करोड़ रुपए जो केमिकल का नुकसान हो रहा है सर, तो वो भी एक ध्यान। और राइट राइट। दिवाली में सर बात करें तो दिवाली के अंदर भी कुछ इस तरह सा ही होता है कि दिवाली में जितने भी बापू के साधक है वो सब पटाखे वगैरह का यूज नहीं करते, पटाखे वगैरह फोड़ते नहीं है ना, आश्रम में पड़े जाते हैं। 400 आश्रम में, गुरुकुल में हम लोग जो पढ़ते हैं 250-300 लड़के, तो कोई बच्चा पटाखे वगैरह नहीं फोड़ता है। तो ये इन्वायरमेंटल के लिए बहुत सेफ्टी वाली बात हो गई। और फिर तो दूसरी बात ये दिवाली है कि पर मुख्य उल्लास किस तरीके से मनाया जाता है? जैसे होली पर तो आप खेल लिए रंग वगैरह लगा के, दिवाली पर उल्लास कैसे मनाया जाता है? दिवाली पे सर जैसे कि यहाँ मंडप है, आश्रम के अंदर मंडप होते हैं जहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं। तो उस कार्यक्रम के अंदर भजन वगैरह गाते हैं लोग, नाचते हैं कूदते हैं, और पूरे आश्रम के अंदर दिया जलाया जाता है, जो अपना क्या बोलते हैं ये तेल तेल और बाती जो दिया होता है उसका दीपक जलाते हैं, पूरी जगह सजाते हैं और नाचते हैं कुछ, और मिठाई वगैरह बांटते हैं, खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और सर ये साधु संतों की यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप देखेंगे सर कि हमेशा से जो भी हिंदू धर्म और संस्कृति से जो भी झंडा लेके आगे बढ़ता है तो उस पर इस तरह के अत्याचार तो आते ही रहते हैं। जैसे केशवानंद जी ठीक हो है, गए, तो वो मैं समझ। केशवानंद जी का आप देखेंगे तो केशवानंद जी जो थे उनको बहुत पहले, जो द्वारिका के केशवानंद जी हैं, उनको बहुत पहले ही बलात्कार के आरोप में उनको अंदर कर दिया और सेशन कोर्ट ने सजा सुना दी। फिर 5 साल तक 7 साल तक जेल में रहे। फिर उनका जो केस था वो हाई कोर्ट के अंदर गया। के अंदर जो जज वगैरह थे उन्होंने बोला है तो बाबा जी पूरे निर्दोष हैं, उन्होंने निर्दोष बरी कर दिया। और जिस सेशन कोर्ट के जज ने जो सजा सुनाई थी उसका आप यदि हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो उसको, वो जंगल में कहीं जा रहा था तो उसको बाघ ने मार के खत्म कर दिया, मार दिया। तो प्रकृति जो होती है, प्रकृति मतलब सही लोगों को सताए तो प्रकृति से छोड़ती नहीं है, क्योंकि हम तो आपस में वो समझौता कर सकते हैं, बट भगवान भी तो है ऊपर, प्रकृति भी तो है, तो वो चीज को बख्शती है। ठीक है, समझ गया। तो ऐसे ही आप साध्वी प्रज्ञा का उदाहरण लेंगे तो साध्वी प्रज्ञा को भी आप देख सकते हैं कैसे बम ब्लास्ट के ये आरोप में उनको गिरफ्तार किया महाराष्ट्र, और कई सालों तक 7 साल तक कितने 8-9 साल तक जेल में रखा, पूरा प्रताड़ित किया, पुलिस गुंडे खूब उसको मारते थे अंदर जेल के अंदर, पूरा शरीर खराब कर दिया था, बॉडी में पॉइजन वगैरह भी डाल दिया था। तो फिर धीरे धीरे करते करते अभी वो हाई कोर्ट से बरी हो गया है, अभी निर्दोष साबित कर दिया हाई कोर्ट। ठीक है, ये आसाराम पर जो ये षड्यंत्र रचा गया इस पर आप जल्दी से आइए, तुरंत आइए। कौन से ईयर में रचा गया था और फिर कैसे घटनाक्रम रहा, क्या वर्डिक्ट आया क्या नहीं आया, थोड़ा इस पर जल्दी से बात कीजिए। सबसे पहले तो बापू जी को फंसाने के लिए बहुत तरह से षड्यंत्र किए जा रहे थे, पर हर षड्यंत्र के अंदर ये लोग मतलब लगभग फेल जैसे ही हो रहे थे। तो फिर इन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र करना चालू किया। आप देखेंगे जो पोस्को कानून जो भारत के अंदर लागू किया गया, वो स्पेशली मैं दावे कर सकता हूँ कि वो स्पेशली आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेशली बापू जी को फंसाने के लिए पोस्को एक्ट भारत देश के अंदर लागू किया गया था, और दामिनी कांड वगैरह सब जानबूझ के पूरा साजिश के तहत करवाया गया था देश के अंदर। आप देखेंगे 2012 के अंदर जब ये इन्होंने कांड करवाया, इसके जब इन्होंने सिर्फ कानून, उनके ही लोगों ने धरने देके ये कानून बनवाए स्पेशली, तो बापूजी ने इसका विरोध भी किया कि यदि ऐसा होता है तो जो लोग मतलब फंसाए जाएंगे ऐसा करके। फिर आप देखेंगे कि जैसे ही नवंबर दिसंबर के महीने में ये कानून जैसे ही पारित हुआ तो ठीक ये जो पॉस्को के बारे में बात कर रहे हैं आप, ये पॉस्को कानून के बारे में, ये अभी पास हुआ है क्या ये 2012 के अंदर? सर 2012 के अंदर ये मतलब दामिनी कांड वगैरह हुआ था 2012 में, और फिर उसके बाद ये सब स्पेशली बापूजी को फंसाने के लिए पोस्को एक्ट बनाने के लिए इन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र खेला इस टाइप से, दामिनी कांड करवाया, और ये कानून इन्होंने जानबूझ के पारित करवाया ताकि किसी भी दामिनी कांड क्या था? ये आसाराम से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ अलग कांड है? आसाराम बापू से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इन्होंने ऐसा कानून भारत में पारित किया ताकि के ऊपर यदि बलात्कार दामिनी तो ये वाला केस है, ये जो दिल्ली के अंदर जो रेप हुआ था? जी हाँ, वही वही उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ चलिए आगे बताइए। तो
वो स्पेशली षड्यंत्र था, वो जानबूझ के ऐसा बना करवाया गया था ताकि ऐसा कानून बन सके, ऐसा कानून पारित हो सके। और ठीक है। जैसे ही ये कानून बना, तो कानून बनने के नवंबर दिसंबर में कानून पारित हुआ था, फिर उसके बनने के ठीक 4-5 महीने के अंदर बापूजी पे आरोप लगता है रेप का। आरोप लगाने के बाद बापूजी तो यही आश्रम वगैरह में ही थे, कहीं थे नहीं, पर मीडिया बोलती थी देखो देखो आश्रम बापू कहाँ भाग गए, कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, इस तरह से झूठ झूठ लोगों के अंदर भय का माहौल फैलाया जा रहा था। और तो तो ये पता था। जोधपुर के पास के आश्रम में ये आरोप लगा था। हाँ जी हाँ, जोधपुर के अंदर एक मड़ई गांव है, उसके अंदर आश्रम है। तो वो आश्रम ऐसे खुला रहता है, वहाँ आप भी आना जाना कर सकते हो, कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं होता है। आप भी देखेंगे तो बापू जी का जीवन पूरा खुला होता है, कोई भी व्यक्ति आना जाना कर सकता है, आप भी कुटिया में जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो आपको भी पता चलेगा कुटिया में है क्या क्या नहीं है, इस तरह से होता है पूरा। तो जिस लड़की ने आरोप लगाया, फिर आरोप लगाने के बाद पहले तो वहाँ पे छिंदवाड़ा गुरुकुल में वो लड़की पढ़ती थी, छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ाई करती थी वो लड़की। छिंदवाड़ा गुजरात में? नहीं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, एमपी में। अच्छा अच्छा, एमपी में, छिंदवाड़ा एमपी, राइट। तो वहाँ पे वो लड़की गुरुकुल है, बापू जी का ही गुरुकुल है, वहाँ पे बहनों का भी गुरुकुल है और भाइयों का भी गुरुकुल है, दोनों गुरुकुल है छिंदवाड़ा के अंदर। तो वहाँ पे उस लड़की को पहले एडमिशन दिलाया गया। उसका यदि आप बचपन का सर्टिफिकेट वगैरह निकाल के देखेंगे, तो उसका एक LIC उसके नाम पे बना हुआ है, तो उसका आप डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, और बाकी आगे का जो पढ़ाई की उसने डेट ऑफ बर्थ कुछ और था। फिर गुरुकुल में एंट्री कराने के पहले उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह बदल के उसको गुरुकुल में एडमिशन दिलाया गया। फिर एडमिशन दिलाने के बाद फिर वो ऐसा बोलते थे कि उसके अंदर कुछ भूत वगैरह रहता है, भूत प्रेत जैसी आत्मा रहती है, तो उस उसका लड़की में? हाँ जी जी जी। उसके घर वाले ही बोलते थे कि उसका मानसिक संतुलन बढ़िया नहीं रहता था, अच्छा नहीं रहता था। तो उस लड़की को फिर उन्होंने बोले कि हम बापूजी के पास ले जाते हैं, बापूजी के पास दिखाने ले जाते हैं, छिंदवाड़ा से, एमपी से। तो वे लोग फिर वहाँ से जोधपुर के लिए रवाना हुए, उनके फैमिली वाले थे, माता पिता थे, तो वो बच्ची को ले गए और लेके वहाँ पे चले गए छिंदवाड़ा ये जोधपुर के अंदर, जोधपुर आश्रम में बापूजी रुके। हाँ, मड़ई मड़ई। तो वहाँ पे बापूजी का कार्यक्रम चल रहा था, मतलब मड़ई आश्रम जहाँ पे बापूजी रुकते थे वो कुटिया अलग थी, और जहाँ पे कार्यक्रम चलता था वो जगह अलग थी। तो बापूजी वहाँ कार्यक्रम के लिए आए हुए थे, तो ये दोनों, इसके माता भी थे, इसके पिताजी भी थे, और वो लड़की भी थी। तो वो लोग गए और बापूजी से मिले तो कि बापूजी को मानसिक संतुलन है, ये प्रॉब्लम है ऐसा करके, तो वो लोग मिले होंगे। फिर वहाँ से वो लड़की, मड़ई आश्रम है, मड़ई आश्रम के पास में एक जगह है जहाँ फार्म हाउस जैसा है, फार्म हाउस। तो फार्म हाउस का जो मालिक है वहीं उसी के पास में वो लोग दोनों पति पत्नी और उसकी लड़की दोनों रुके हुए थे। फिर रुकने के बाद से फिर वहाँ कुछ दिन होते हैं, फिर कुछ दिन होने के बाद फिर वापस वो लड़की 5 दिन बाद दिल्ली जाती है। दिल्ली दिल्ली कमला नगर शायद वो है थाना वगैरह, वहाँ पे जाती है। फिर वहाँ जाने के बाद रात को 2 बजे FIR दर्ज करवाती है, रात को 2 बजे, 5 दिन बाद। तो ये 2012-13 की बात है? कब की बात है? ये 2013 की बात है। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक। तो वो जो छिंदवाड़ा में कितने टाइम के लिए लड़की रही थी? छिंदवाड़ा में सर करीब 2 साल जितने, शायद मुझे कंफर्म नहीं पता। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ यहाँ पे अहमदाबाद में पढ़ता था गुरुकुल में, वो फ्रेंड यहाँ से छोड़ के छिंदवाड़ा चला गया था, तो उसको पता है कि वो लड़की के बारे में सारे डिटेल्स वगैरह पता है उसको। तो वो जितने भी समय के लिए छिंदवाड़ा में रही, वहां पर भी उसकी मानसिक स्थिति वैसी की वैसी ही थी, बेकार? जी सर, जी हाँ। तो फिर उसके माता पिता आए। माता पिता कहाँ से बिलोंग करते हैं? माता पिता सर यूपी से, उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, वो शाहजहांपुर मेरे ख्याल में, जहाँ से जी जी, जहाँ से शशांक आनंद है, ठीक है। तो वहां से वो आए और उसको लेकर वहां गए मड़ई, और मड़ई के फार्म हाउस पे रुके। फिर वहां से बेसिकली वो दिल्ली गए। दिल्ली में कमला नगर में वो उनके खिलाफ FIR हुई। जी जी जी, वहाँ पे FIR हुई। अगर आपको पता ही है कि सर आप किसी थाने पे चले जाइए FIR कराने, तो यदि आपके इलाका का नहीं है तो पुलिस तुरंत आपको भगा देती है, बोले नहीं हम FIR तो नहीं करते। अच्छा, हाँ, घटना है जोधपुर के लिए, और फिर आप जा रहे हैं 5 दिन बाद, वो भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर जाके आप FIR दर्ज करवा दोगे रात को 2 बजे सर। और 2 बजे मेडिकल रिपोर्ट मैंने जो आपको कॉपी भेजी, और अभी पुलिस उसको बोलती है कि जाओ मेडिकल चेकअप कराओ। मेडिकल चेकअप रात को 2 बजे होता है, और उसमें पूरा डॉक्टर ने पूरा क्लीन लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे उसमें तो, कि कोई सोशल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, बॉडी के ऊपर स्केच और स्केच वगैरह के निशान भी नहीं है, और पूरा हाइमन उसका प्रोटेक्ट है। पुलिस ने, ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने पूरा लिख के उसका मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार किया हुआ है। 376 का कोई आरोप तो बनता ही है, तो मेडिकल रिपोर्ट में पूरा मेंशन किया। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि उस क्षेत्र से दूर किसी थाने में रिपोर्ट नहीं हो सकती है, तो कमला नगर थाना में रिपोर्ट कैसे हो गई? वही तो सर, जैसे सर अभी मान लीजिए कि मैं मोटेरा के अंदर रहता हूँ, तो मेरा लाइसेंस कुछ दिन पहले मतलब गुम हो गया था।
तो मैं गया था मोटेरा पुलिस स्टेशन के अंदर जाके, तो बोला मैंने, तो बोले तुम्हारा कहाँ पे घूमूंगा, तो मैंने बताया कि मैं बताया सब्जी मार्केट में घूमूंगा, तो बोले ये स्टेशन मेरे उसमें नहीं आता है, तो आप जाओ दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर। तो फिर वहाँ पे गया तो फिर उनको बताया, तो वो लोग मतलब हल्का सा भी थोड़ा सा भी स्थान का यदि डिफरेंस होता है तो वो लोग केस लेते ही नहीं है, फायर लेते ही नहीं। लेकिन वो सफल रूप से हो गई, रिपोर्ट वहां पे दर्ज हो गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, सफल रूप से दर्ज हो गई पूरा। और मेडिकल रिपोर्ट जो लड़की ने लिखवाया है वो उसमें यदि आप पढ़ेंगे तो उसने कहीं भी ऐसा नहीं बोला हुआ है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। वो मेडिकल अच्छा, रिपोर्ट में मेंशन है, किस आपको बात कॉपी की देना हो तो मैं आपको रिपोर्ट लिखी कॉपी गई सेंड है? कर दूंगा। आरोप किस बात का लगाया गया था वहां पर, स्पष्ट? आरोप उसने सर छेड़खानी छेड़खानी का लगा हुआ है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है। अच्छा अच्छा, मोलेस्टेशन वगैरह। जी, मेरे मतलब बदन बट पे हाथ घुमाया हुआ है और ये छेड़खानी हुई है। अच्छा, तो इस और प्रकार का अगर मोलेस्टेशन का आरोप लगा हुआ है तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट का तो कोई महत्व नहीं रह जाता। जी सर, बट मीडिया ने तो सर दिखाया कि ये रेप हुआ है, रेप रेप के खबरें हाँ मीडिया में है और हाँ लोगों हाँ, से लोग बलात्कारी बाबा बेसिकली बना दिया। ठीक है ठीक है, चलिए फिर आगे की कहानी बताइए। आगे की कहानी सर ये है कि वो जब लड़की जो फार्म हाउस का जो मालिक था उसको पूछा गया उससे, तो उसने बताया कि जो लड़की थी वहां से निकल के जिस दिन गई है उस दिन आके फिर खुशी खुशी में मेरे बच्चों को 100-200 रुपये भी दी हुई है और हंसते खेलते यहाँ से मतलब यहाँ से विदा ली है फार्म हाउस से। तो यदि मान लीजिए किसी लड़की के साथ ऐसा गलत होता है तो वो कैसे खुशी खुशी में रह सकती है और 100-200 रुपये उसके बच्चों को देके वहां से खुशी खुशी में कैसे जा सकती है। तो ये जो मोलेस्टेशन हुआ है, छेड़खानी, ये वो फार्म हाउस पे हुई है तथाकथित रूप से, या मड़ई में उनकी कुटिया में हुई है, आसाराम फिर वो के? फार्म हाउस के पास में ही मतलब मड़ई गांव है, तो वहाँ के अंदर वो आश्रम है और वहाँ पे पास में ही वो जो आदमी है उसका फार्म हाउस है। ये छेड़खानी की हरकत कहाँ हुई है एग्जैक्टली तथाकथित रूप उसी के अंदर सर, फार्म हाउस के बाजू में जो कुटिया है ना उसके अंदर बताया गया कि से? उसके अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? और एफआईआर में ऐसा मेंशन किया गया है कि बापूजी ने मेरे बदन पे हाथ घुमाया है और कुछ 20-30-40 कदम ही वहां से दूर है, तो उसके अंदर वो उसकी माँ बैठी भी हुई है, तो यदि मान लीजिए कोई लड़की चिल्लाती है तो उसको माँ को पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ पे चिल्ला रहा है और कैसे। ये तो मतलब सब जो चीजें हैं सारा विश्वास करने जैसा योग्य नहीं है। आप देखेंगे ना सुब्रमण्यम स्वामी, आप जानते होंगे सुब्रमण्यम स्वामी को, वो खुद सामने से बापूजी के पास आए और आके उन्होंने पूरा मीडिया में भी बोला हुआ, आप उनका वीडियो वगैरह निकाल के चेक कर सकते हैं। ये सब पूरा सोची समझी साजिश जैसा है, उनका पूरा जो केस है वो विश्वास करने योग्य नहीं है, पूरा बोगस केस है। मैंने पूरा सब स्टडी करके बताया, सामने से आके बताया, बिना पैसे लेते हुए। ठीक है, तो वो उसका लिंक आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं इस जी। वीडियो के साथ उसे जोड़ दूंगा। चलिए फिर और आगे का घटनाक्रम बताइए कि जोधपुर के कौन से फिर वो SC ST, मेरे ख्याल से कुछ कोर्ट के अंदर वो बात पहुंची थी। जी जी जी, हाँ सेशन कोर्ट, जोधपुर का सेशन कोर्ट। अच्छा, हाँ हाँ। पहले पहले वहाँ पे एफआईआर हुआ था, तो फिर वहाँ से उन्होंने उस एफआईआर को जीरो बना दिया और जीरो बना के उसमें राजस्थान के अंदर उसको रिप्लेस किया और राजस्थान के अंदर वो पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने हाई कोर्ट को वहाँ पे किया और जीरो एफआईआर बता के। और वहाँ का अजय पाल लांबा था जो एसपी है वहाँ का, तो उसका भी आप बयान सुनेंगे तो उसने पूरा ये बता रखा कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर 376 के विरुद्ध में कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर क्यों व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उससे पहले सब सही सही चीज़ों को बोला था, फिर मीडिया ने ऊपर से प्रेशर में उसको बंद कराया गया, तो उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन आपको उसको मीडिया ने किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर बेसिकली हिरासत में कब लिया गया और कौन से कोर्ट के कहने पर लिया गया, और फिर जेल में कब डाला गया और किस आरोप में डाला गया, थोड़ा इस बारे में बताइए जल्दी से मुझे। तो यहाँ पे उसके बाद से तो बापूजी जैसे यहाँ पे अहमदाबाद में आए, फिर अहमदाबाद में आने के बाद इंदौर चले गए, तो इंदौर के अंदर बापूजी वहाँ रुके हुए थे। गवर्नमेंट को भी पता था कि बापूजी इंदौर में रुके हुए, सबको पता था। तो फिर वहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट ने फुल फोर्स के साथ पुलिस वहाँ से भेजा और जो एमपी गवर्नमेंट है उसने भी पुलिस फोर्स भेजा था। फिर सबने मिलके और पूरा जो इंदौर का आश्रम है उस आश्रम को पूरा घेर लिया था रात को। फिर घेर लेने के बाद फिर बहुत सारे साधक वगैरह थे, तो उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं। फिर जब सत्संग वगैरह खत्म हो गया तो फिर बापूजी ने बोला भी था, उनका भी वीडियो है कि रात को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और पुलिस मुझे लेके जा सकती है। तो फिर सब सब साधक लोग जब सो गए, सब आराम करने लगे, तो बाबूजी अपनी कुटिया में थे, तो पुलिस ने पीछे के दरवाजे से गेट वेट सब तोड़ के ऊपर से कूद के फिर अंदर आके फिर उन्होंने गेट वेट तोड़ के फिर बापूजी को अरेस्ट करके पीछे के दरवाजे से लेके चले गए और सभी साधकों को बहुत मारा पीटा फिर लेके चले गए। इंदौर आश्रम में 2013 में? हाँ जी। तो अच्छा, वहाँ से ले जाने के बाद बहुत देर तक ये एयरपोर्ट के ऊपर बहुत देर तक 2-3-4 घंटे तक बैठा के रखा।
फिर बापू जी वहाँ सोए हुए थे, पेपर के ऊपर नीचे ही सोए हुए थे। फिर वहाँ से उन लोगों ने राजस्थान लेके चले गए फ्लाइट। तो राजस्थान में फिर हिरासत में रखा? नहीं सर, हिरासत में तो नहीं रखा, हिरासत में तो नहीं रखा, बस मतलब अंदर डायरेक्ट जेल के अंदर ही कर दिया, हिरासत में नहीं रखा। तो जोधपुर क्यों लेकर गए, राजस्थान क्यों लेकर गए? सर जेल के अंदर, जेल वहाँ हाँ, पे। वहां जेल के अंदर लेकर गए बेसिकली। जी जी जी। तो वहां जेल के अंदर हिरासत में रखा होगा ना? हाँ जी जी। और फिर वहां पर हिरासत नहीं सर, जोधपुर। इसमें सर, सर हिरासत नहीं सर, इन्होंने जो कानून बनाया ना पोस्को एक्ट, पोस्को एक्ट में सर ऐसा रूल ही है कि किसी कोई भी लड़की जो मतलब नाबालिग है, हाँ हाँ बालिग नहीं है, तब 18 साल से नीचे की है, तो यदि आप पे रेप का आरोप लगा देती कि भाई मेरे साथ ऐसा छेड़खानी हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है, तो बस हाँ उसके बस इतना कहने मात्र से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसमें आपको मतलब आप उससे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, आपको ही साबित करना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये इन्होंने हाँ कानून पहले ही बना दिया, वो मैं कानून समझ पहले ही गया। पारित कर दिया, इसलिए हाँ फिर वो बापू जी समझ। को अरेस्ट कर लिया गया, इसमें हाँ आपको तो कोई भी अरेस्ट करके वहां रखा होगा ना, कहाँ रखा, जोधपुर जेल में रखा? हाँ जोधपुर सेंट्रल जेल है, वहाँ पे रखा। फिर हाँ रखने के बाद से फिर केस का जो सेशन कोर्ट के अंदर केस चालू होने लगा, धीरे धीरे केस पे बहस वहस सब चालू होने लगी धीरे हाँ। धीरे। और फिर ये चलते चलते सर तो मतलब समझ लिए कि उसमें 6 साल लग गए कि उस सेशन कोर्ट को सजा सुनाने के अंदर, मतलब केस सही है गलत है उसका डिसीजन थोड़ा जल्दी होना चाहिए, पर सर 6 साल लग गए, 2013 से लेके 2019 के अंदर बापू जी का डिसीजन आया, इतना पूरा 6 साल का रेंज लगा है केवल एक फैसला को सुनाने के लिए। तो तब तक बेसिकली वो जेल में ही रहे? सर जेल में ही रहे, जेल में ही रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कानून बना ही दिया था कि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक जेल में ही रहेगा वो व्यक्ति, और उसमें बेल वगैरह का कोई प्रावधान वगैरह नहीं। और उस लड़की का आप यदि बचपन का यदि आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकालेंगे ना पहले का, जिसमें LIC सर्टिफिकेट वगैरह था, तो वो अभी उस समय उस घटना के दिन वो 18 साल से ऊपर पाई गई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही सर्टिफिकेट वगैरह चेंज कर दिया, और 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बदल दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर नाबालिग। तो फिर वहां का जो सेशन कोर्ट था, वहां से हाई कोर्ट में बात ये कब गई? नहीं सर, हाई कोर्ट में नहीं गई, सेशन कोर्ट में 2019 में अप्रैल के अंदर सेशन कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, हाँ और डिसीजन आ गया था, कोर्ट ने बोला कि डिसीजन जो होगा वो मतलब अभी गुप्त रखा जाएगा। तो उसके बाद से सेशन कोर्ट के अंदर सजा नहीं सुनाया, स्पेशली जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर पूरा कोर्ट जैसा बनाया गया, और क्योंकि उनको पता था कि ये सजा सुनाने वाले हैं, तो उन लोग पहले ही 5-6 दिन पहले ही उसने कर्फ्यू लगा दिया वहाँ पे, और स्पेशली सेंट्रल जेल के अंदर ही बापू सारे वकील जज वगैरह सब आए थे, और उसके अंदर ही बापू जी को सजा सुनाया गया 7 साल आजीवन कारावास का सजा सुनाया। तो फाइनल वर्डिक्ट दे दिया सेशन कोर्ट ने? सेशन कोर्ट ने दिया जी सर, जी सर। और बापू जी आजीवन के कारावास साथ का? में जीवन कारावास था, और बापू जी के साथ में दो भाई लोग थे, दो भाई थे, एक फ्रेंड था मेरा जो मेरे साथ पढ़ता था पहले गुरुकुल के अंदर, वो एक मेरा फ्रेंड था, और एक भाई थे जो बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल से, बीटेक एमटेक किए हुए, वो साउथ के भैया हैं, साउथ इंडियन है। वो दोनों भाई थे, और दोनों भाई बापू जी के साथ में ही रहते थे, और उस साथ में उनको भी 10 साल का सजा सुनाया है कोर्ट ने। और एक लड़की थी जिसका नाम है शिल्पी, जो गुरुकुल के वार्डन थी, उस पर ऐसा आरोप था कि ये लड़कियां सबको पटा पटा कर बापू जी में भेजती है, ऐसा आरोप लगाया गया था, और सेशन कोर्ट ने उसको भी 10 साल का सजा सुनाया। और ये इन दोनों को मतलब टोटल बापू जी को लेके टोटल 4 लोगों के, चारों को सजा सुनाया, बापू जी को आजीवन कारावास का सजा सुनाया। फिर ये तो उसके बाद ये रीअपील हुई कि नहीं हुई फिर ऊपर के कोर्ट में? हाँ जी सर, वही वही बता रहा हूँ मैं, तो हाई कोर्ट के अंदर फिर से हाई कोर्ट के अंदर रीअपील किया गया, तो बापूजी ने ऐसा बोला कि पहले बच्चे खा लेते हैं फिर माँ बाप खाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम पहले शिल्पी बेटी है उसको पहले बाहर निकलवाऊंगा, फिर सरद और ये दो जो लड़के हैं उनको बाहर निकलवाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा। तो बापूजी ने पहले अपनी फाइल अपील नहीं की, पहले जो लड़की थी उसका फाइल अपील किया, फिर जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने जो लड़की थी उसको निर्दोष बरी करके उसको बाहर भेज दिया, हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। फिर उनका उन दोनों का नंबर आया दोनों भाइयों का, तो भाइयों को भी हाई कोर्ट ने निर्दोष बरी करके बाहर भेज दिया। तो इस चीज को मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया कि 10 साल की सजा हुई थी, और इनको जो सारे एविडेंस थे कि बोला जाता है कि यही लोग ऐसा शामिल थे बापू जी के केस के अंदर, तो उनको तो हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, तो ये सब चीज ने मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, दिखाया भी, लोगों को पता भी नहीं कि मतलब उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है, अभी मई 2020 में स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि सर बापू जी का जो केस है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है, तो हाई कोर्ट जो है वो दिन प्रतिदिन डेट बढ़ाया जा रहा है और डेट दिए जा रहा है। तो हाई कोर्ट में ये लगा हुआ है, इसका मतलब इसका जो पहले वाला निर्णय था उस पर वो मान्य रहेगा अभी तक। तो सेशन कोर्ट के अनुसार वो आजीवन कारावास काट रहे हैं, मतलब आसाराम बापू, जब तक कि हाई कोर्ट उसके ऊपर कुछ ओवर रूल नहीं कर देता। नहीं कर रहे जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इन्होंने सर दूसरी बात ये है कि जो शरद शिल्पी जो एक लड़की और 2 लड़के जो बापू के साथ केस में थे,
जो लोग बाहर आए, जिनको हाईकोर्ट ने निर्दोष बरी कर दिया, तो ये जो विपक्ष विपक्ष पार्टी है, उन उन लोगों ने इसके विरुद्ध में भी हाईकोर्ट के अंदर अपील किया हुआ था, तो हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ये सब गलत है। तो फिर अच्छा ठीक है, इसके साथ में आपने कुछ लेन देन की बात कही थी। जी जी सर, लेन देन की बात तो सर, ऐसे तो सर बहुत सारी चीजें हैं जो अपन लोगों में खुलेआम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बताइए। तो आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे? हाँ सर, दूसरी बात ये है कि सर, जब जब से कोई साधु संत है, जो जब धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होते जाता है, मतलब लोगों के अंदर उसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगता है, तो जो पार्टी के लोग वगैरह हैं, तो पार्टी के लोग चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति हमारे अंडर में आ जाए, हमारे पार्टी के अंदर आ जाए, तो हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी, इस तरह का। तो बापू जी के पास भी बहुत सारे ऑफर बीजेपी से और कांग्रेस से बहुत सारे ऑफर आते रहते थे, बापू जी के जो बेटे हैं उसको बीजेपी में ले लिया जाए, उसको हम टिकट दें। तो बापू जी को पता है कि इसलिए बापू जी सच्चे संत हैं, सच्चे हिंदू धर्म को लेके चलने वाले हैं, तो इसलिए बापू जी कभी किसी पार्टी की गुलामी नहीं की और किसी पार्टी से समझौता भी नहीं किया, और उनके बेटे ने भी इसे प्रचार किया। तो बापू के पास हमेशा से विकल्प थे और संभवतः आज भी विकल्प रहे होंगे कि मतलब किसी न किसी कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेवे और बाहर आ जाए और छूट जाए इससे। तो कितना मांग रहे थे वो? 50 करोड़ सर। हाँ तो दे देते, कौन सी बड़ी बात है? 50 करोड़ कौन सी बड़ी बात है आसाराम के लिए? सही है सर आपकी, इतना प्रोटेक्शन मनी तो देना ही होता है बेसिकली। आपके इलाके का जो भी गुंडा है उसको आपको प्रोटेक्शन मनी तो देना होता है। तो भारत सरकार बेसिकली एक गुंडा है, तो उसको प्रोटेक्शन मनी दे दो। 150-200 करोड़ दिक्कत कहाँ आ रही है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। और बापू जब अरेस्ट होने वाले थे, जब सारी बापू जी के ऊपर एलिगेंस वगैरह लगने वाले थे, आरोप वगैरह, तो उसके पहले की बात है, उसके पहले भी मीडिया ने बहुत सारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया, मेल वगैरह भेजा, टेक्स्ट भेजा कि भाई आप 100 करोड़ रुपए लाओ, हमें दे दो, अदरवाइज फिर आप आगे के साजिश के लिए तैयार रहो। तो इस तरह के बहुत सारे आश्रम में धमकी वगैरह, फोन कॉल वगैरह आते रहते थे। पर बापू चाहिए ना, आसाराम के पास तो बहुत सारे यार 10-12 करोड़ 10-12 हजार करोड़ रुपए होंगे, नहीं क्या पता ज्यादा ही होंगे। आपको ऐसा लगता है सर, लेकिन सारा जो आप यदि संस्था को आके देखेंगे ना सर, इस अहमदाबाद में आप जहाँ जहाँ रहते होंगे उसके पास के इलाके में भी होगा आश्रम, वहाँ जाके देखेंगे तो पूरा आश्रम, मतलब आश्रम बापू जी का नहीं है। आपको पहले क्लियर होना चाहिए, आश्रम हमारा और आपका ही है, और जन सेवा के लिए बना हुआ है, समाज सेवा के लिए बना हुआ है। वही वही मैं बात कह रहा हूँ। तो जो मैं 10-12 हजार करोड़ गिना रहा हूँ वो आसाराम के नहीं होंगे, लेकिन आसाराम के लोगों के पास होंगे, तो वो इकट्ठा करके दे देवे इनको 100, 150, 200 करोड़ क्या है। वो बात सही है आपकी सर, लेकिन आप यदि किसी को पैसे देके आप अपने सत्य को बेच के आ सकते हैं, तो फिर आप सत्य के रास्ते आपका इतना नहीं हो सकता है। तो सत्य जो है, सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य पराजित नहीं हो सकता है। अच्छा ये सुनिए, आपको कुछ आइडिया है कि आसाराम को जेल के अंदर किस प्रकार का रहन सहन खाना पीना मिलता है? रहन सहन खाना पीने के मामले में तो सर वैसा ही है जो जेल के रूल्स रेगुलेशन है, कानून, उसके तहत। मेरे ख्याल में यार हाई प्रोफाइल आदमी है तो अच्छा खासा रहता होगा। नहीं नहीं सर, आप सर रियल लाइफ देखेंगे सर, आप दंग रह जाएंगे, आप तो जाएंगे सर, आपको फैक्ट से बोल सकता हूँ। और सर आपने सुना होगा सलमान खान को जब सजा हुई थी, जब वो बापू जी के अंदर ये हिरण के आरोप के अंदर, जो वहाँ पे हाई कोर्ट सेशन कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी, तो उसको जेल हो गया था, 10 साल के जेल कर दिया था। तो फिर आप देखेंगे कि जैसे ही जेल हुआ, फिर जेल होने के बाद वो बापू जी साथ में बाजू के बैरियर में रुका हुआ था सलमान खान, तो बापू जी को खाना वगैरह भी दिया, अपना जो खाना खाया हुआ था, सोने के वगैरह के लिए कंबल वगैरह बापू जी ने दिया, उसको तय किया। और बापू जी ने उनको बोला भी कि तुम चाय सिगरेट ये सब छोड़ दो, ये सब चीजें इसके लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि जिस जिस जज ने सेशन कोर्ट का उसका जो मामला सुनाया था, फैसला सुनाया था, उसका देखेंगे तुरंत उसका इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया था उस जज का। और हाई कोर्ट में उन्होंने, उसके वकील ने हाई कोर्ट में क्लेम किया कि नहीं, ये इसको बेल के ऊपर बाहर लिया जाए। तो जिस हाई कोर्ट के जज ने मना किया, तो तुरंत उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी थी। फिर जिस जज ने फिर बाद में उसका 3 दिन के अंदर बेल हो गया, फिर हाई कोर्ट ने बेल कर दिया, और फिर बेल के तहत बाहर आ गया। ठीक है, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। तो बेसिकली जो लेटेस्ट स्टेटस ये है कि हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में ये अभी पेंडिंग केस है, ठीक है, और पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि वो एक बलात्कारी बाबा है। हाँ ये बात है, लेकिन सर मैंने आपको दिया कि सर बलात्कार का तो पहले बात है कि लड़की ने आरोप ही नहीं लगाया है, वो लोगों को नहीं ठीक है, वो सारी बातें मैं समझता हूँ, उसको क्लैरिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, नहीं तो ये मीटिंग में खत्म करता हूँ। 40 मिनट हो गए, इतनी सूचना काफी है। बात ये है कि बस कुछ ही दिनों में बापू जी निर्दोष होकर बरी होने वाले हैं। बापू जी ने बोला था कि 3-4 महीने जितने लगेंगे निर्दोष। अच्छा, बहुत मजा आएगा, फिर तो आग लगा देंगे।
आसाराम अगर निर्दोष होकर बाहर आ गया ना, तो फिर तो गली गली के अंदर भोपू बजा बजा के हम प्रचार करेंगे, ये देखो ये सच था। हाँ। और अभी सर आपने देखा होगा ये देवकी नंदन के ऊपर भी अभी आरोप लगे कुछ दिन पहले, तो मतलब इस तरह से टारगेट जो जो मेन मेन संत उसको टारगेट किया जाता है, सब विदेशी से पैसे आते टारगेट करने के लिए। हाँ ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी सामान्य बात है, समझ में आती है। और दूसरी बात चलिए सर तो कि लोगों करोड़ों लोगों का जो जीवन सुधरा है, दारू शराब वो सब मतलब बहुत सारी चीजें छूटी हुई है, लोगों का जीवन हाँ, परिवर्तित हुआ है। वो मैं सब समझता हूँ, उस बात को सब कहने की जरूरत नहीं। और चलिए सर मैं तो आश्रम, हाँ एक मिनट और एक लेना चाहूंगा। आश्रम से हाँ बहुत सारे सेवा कार्य वगैरह चलाए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना राशन कार्ड बांटती है, राशन कार्ड बांटने के बाद लोगों को अनाज वगैरह वितरित करती है। तो ठीक उसी प्रकार अहमदाबाद आश्रम के अंदर हर महीने महीने लोगों को राशन कार्ड बांटा हुआ है, वहाँ से लोगों को अनाज फ्री में बांटा जाता है। हर हर 5 किलो 4 किलो चावल गेहूँ और दाल इस तरह से ये बांटी जाती है। समझ गया। और मैं जहाँ जिस इलाके में यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पास के अंदर आश्रम है, अहमदाबाद आश्रम है। तो वहाँ पे जो आश्रम है वहाँ पे बाहर अंदर लगा रखा है, पूरी यहाँ करीब समझ ले कि 5 से 10 हजार लोग हैं जिनको पानी की फैसिलिटी नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं आता, खारा पानी आता है। तो सारे लोग आस पड़े के सारे लोग आश्रम से पानी भरते हैं और आश्रम में पानी की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, समझ गया। ओके आनंद कुमार जी, धन्यवाद ये सारी सूचना देने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके विचारों को आगे मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया जाएगा। नमस्ते। और सर दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा सर कि यदि किसी को, जैसे आप चीजों को, हर चीज को दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, आप एविडेंस को लेके आते हैं, एविडेंस पे बात करते हैं, जो दिखाई दे रहा है वो उसके पीछे कुछ और होता है, आप जो हर एक चीज के बारे में जो बताते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि बापूजी के बारे में यदि आपको सच जानना है तो फिर आपको बापूजी का आश्रम का विजिट करना पड़ेगा, बापूजी के गुरुकुलों का विजिट करना पड़ेगा, जो सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं उसके लिए आपको विजिट करके ही आपको वहाँ सही मिल सकती है। तो अहमदाबाद में हमारे काफी सुपीरियर हैं, मैं अगली बार अहमदाबाद आऊंगा तो आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आप मुझे दिखाइएगा, और हमारे साथ में हमारे सुपीरियर्स को भी दिखाइएगा सत्य क्या है। और दूसरी बात सर, 14 फरवरी को पूरा देश, पूरा वर्ल्ड वैलेंटाइन डे मनाता है, पर भारत बापूजी ने पूरे भारत के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम चला है, जोर शोर से चल रहा है। 25 दिसंबर को पूरे देश के अंदर क्रिसमस डे मनाया जाता है, बापूजी ने स्मृति पूजन दिवस मनाया है अपने त्योहार और संस्कृति को लेकर, और इस सेवा कार्य चलते हैं। सर मैंने रिसेंटली सर IIT BHU मैंने IIT जेम क्रैक किया था रिसेंटली 2019 के अंदर, ऑल इंडिया रैंक 43, और उसमें मेरा IIT BHU में सिलेक्शन हुआ है, तो MSc के लिए। बहुत बढ़िया। तो आप भी सर IIT बॉम्बे से पढ़े थे, मुझे पता चला है। वो तो सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। ठीक है, तो हमारी यात्रा का एक वो चरण था, अभी यात्रा में आगे आने वाले चरणों के बारे में हमें सोचना है। ठीक है अनंत कुमार जी, मैं रखता हूँ, नमस्ते।